हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो बीपीएससी घटना चक्र हमारी सीरीज चल रही थी उससे आज हमारा शुरू होगा जनरल साइंस। जनरल साइंस में आज हम लोग शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स प्रश्न को। और जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। देखेंगे पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है तो वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाई जाती। इसके विश्लेषण की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होती है वह है 1 और साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो ड्यूटेरियम है उसमें एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी समस्थानिक यानी ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। तो ध्यान देंगे हाइड्रोजन के जो है यह 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते, जबकि ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्राइटियम जो कि भारी हाइड्रोजन कहलाता है उसमें 2 न्यूट्रॉन पाई जाती है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, एंगस्ट्रम क्या है? एंगस्ट्रम जो है यह तरंगदैर्ध्य की इकाई है। आगे बढ़ने से पहले अगर इससे पहले जो हमारी दी गई थी हिस्ट्री की सभी वीडियो वो लोग नहीं देखें बीपीएससी घटना चक्र वाली, तो उसे भी जा कर के आप जरूर देख लें। ये सभी प्रश्न आपको एक जगह पे और एक वीडियो में दी गई है। आगे तरंगदैर्ध्य का मापन जो है वह एंगस्ट्रम में किया जाता है और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ट्ज में मापी जाती है। इन सभी प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके चाहे बीपीएससी हो या अन्य सभी एग्जाम्स में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वह हर्ट्ज होता है और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ध्वनि आवृत्ति की सुनने में सक्षम होती है। अगला प्रश्न, घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्टज क्रिस्टल होता है। कार्टज क्रिस्टल जो होता है वह होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। घड़ी में जो प्रयोग होने वाली कार्टज क्रिस्टल होती है वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 होता है और प्रकृति रूप में इसमें कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं, जिनका वाणिज्यिक रूप में भी उपयोग होता है और ये मानव निर्मित होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो और टेलीविजन में भी की जाती है। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई होती है वॉट। विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर होता है कार्य बटा समय W/T और विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होती है। अगला प्रश्न, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम जो होती है इसकी तरंगदैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच में और तरंगदैर्ध्य जो है यह एंगस्ट्रम में मापी जाती है। दृश्य स्पेक्ट्रम यानी कि प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा जो है यह 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर यानी एंगस्ट्रम में यह मान जो है 3200 एंगस्ट्रम से 8600 एंगस्ट्रम होगा। यानी कि यहाँ ध्यान देंगे जो इसकी सीमा होती है सामान्य तौर पर नैनोमीटर में 320 से 860 नैनोमीटर, वही एंगस्ट्रम में इसे देखें तो 3200 एंगस्ट्रम से 8600 एंगस्ट्रम होगा। अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है, वही एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है।
सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण जो है यह 400 से 700 एंगस्ट्रॉम के बीच में मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जो है यह मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर जो वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है और हाइड्रोमीटर में द्रव और जल के तुलनात्मक घनत्व को मापा जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे जो ये हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर है ये अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। हाइड्रोमीटर यानी हाइड्रो जो है आपने सुना होगा हाइड्रो पावर, यानी हाइड्रो विद्युत पावर जो होती है यानी जल विद्युत, या आप हाइड्रो से याद रखेंगे जल का घनत्व के लिए, और हाइग्रो का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। हाइग्रो का मतलब होता है ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता मापक। वही पायरोमीटर जो है यह ताप का मापक है और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने में प्रयुक्त होती है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई होती है न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहा जाता है, और दाब जो है एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। यहाँ पर कथन जो है इसमें सभी में सही है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है, यह सही है। जो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है लाल, वह सबसे ऊपर आप इंद्रधनुष में देखे होंगे सबसे कम विचलित होने वाला जो प्रकाश है वह लाल है, इस कारण उसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है। और बैंगनी जो है सबसे नीचे रहती है, इसके लिए उसका तरंगदैर्ध्य कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तरंगदैर्ध्य की बात करेगा तब बैंगनी का कम और आवृत्ति सबसे ज्यादा। वही लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तो आवृत्ति सबसे कम होती है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। जो परमाणु के केंद्र में धन आवेशित होते हैं पॉजिटिव चार्ज, वह न्यूक्लियस कहलाता है, नाभिक कहलाता है। और नाभिक जो है परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है यह अवस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है यह परमाणु के नाभिक के बाहर होता है और यह परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है। प्रोटॉन जो है वह धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है, जबकि न्यूट्रॉन जो होती है वह उदासीन होती है, जिस कारण से नाभिक जो है वह हमेशा धन आवेशित होता है। और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है। और इसकी खोज प्रोटॉन का अर्नेस्ट रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक, जबकि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और यह जो है ठोस द्रव में बिना परिवर्तित हुए ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आता है। यानी कि आप कह सकते हैं जो कपूर ये सब है, कपूर यह सीधे ठोस से गैस बनती है और पुनः गैस से ठोस बनती है ऊर्ध्वपातन क्रिया में। कपूर है, नेपथलीन है, ये सभी ऊर्ध्वपातन क्रिया को फॉलो करता है। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होती है। कॉस्मिक किरणें जो है एक प्रकार के आवेशित कण है, और कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? 2G स्पेक्ट्रम में G जो है सेकेंड जनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि जनरेशन के लिए। 2G यानी दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है।
रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कार किया था 1935 ईस्वी में रॉबर्ट वाटसन ने। और रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों में से पूर्व सचेत करने के लिए भी किया गया था। आगे गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल जो है यह हिग्स बोसॉन होती है और यह एक मूल कण है जिसकी परिकल्पना सर्वप्रथम 1946 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। ध्यान रखेंगे हिग्स बोसॉन जो है एक मूल कण है और यह परिकल्पना में आई थी 1964 में और सत्यापन हुआ 2013 में। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, सर सी.वी. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन और उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार भारत संबंध विजेता है। भारत से संबंधित जो कुछ अन्य व्यक्ति हैं उनमें रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2013 में दिया गया था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दी गई। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के लिए, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में और अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किया है राइट ब्रदर ने। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर है? एक माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होती है, 10⁻³ के। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 104 डिग्री सेल्सियस। इसको निकालने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट बराबर फॉर्मूला होता है 9/5C+32। C जो है वह सेंटीग्रेड तापक्रम और A फ़ारेनहाइट तापक्रम होता है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे F बराबर 9/5 और दी गई थी 40+32। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपके टोटल कुल निकल के आएंगे 104। यानी हम कह सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। खास करके आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें। फॉर्मूला जो F बराबर फ़ारेनहाइट बराबर 9/5C+32। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। लोलक की कालावधि निर्भर करती है लंबाई के ऊपर। जो टाइम पीरियड होती है वह लोलक की पेंडुलम की वह निर्भर करता है उसके लंबाई पर। और T बराबर होता है 2π√L/g, जहां पाई और g जो है एक नियतांक है और लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल जो है संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है और यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग u से गति करते हैं तो t सेकंड बाद v वेग प्राप्त करता है, इसलिए संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है mv - mu/t, जहाँ v है अंतिम वेग और u है प्रारंभिक वेग। इस तरह F बराबर m × v - u/t, जहाँ बराबर ma। v - u/t का मतलब है a बराबर होता है v - u/t। a यानी एक्सेलरेशन।
त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए बराबर v माइनस यू बाई टी, व्यू अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समय। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि वे राशियां होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताई जाती है। विस्थापन, वेग, बल ये सभी सदिश राशियां हैं, जबकि अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं। तो यहाँ पर आयतन जो है एक अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान मास प्राप्त होता है, और संवेग और वेग का अनुपात m बट्टा एम वी बाई भी बराबर m होती है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होती है। 1 पिकोग्राम बराबर 10 पर पावर माइनस 12 ग्राम के होती है। यहाँ पर अन्य ऑप्शन को देखें तो 10 पर पावर माइनस 6, 10 पर पावर माइनस 6 होता है माइक्रो। 10 पर पावर माइनस 9 यह कहलाता है नैनो। 10 पर पावर माइनस 9 नैनो कहलाता है, और 10 पर पावर माइनस 15 यह कहलाती है फेमटो। 10 पर पावर माइनस 15 फेमटो के नाम से जाना जाता है। आगे, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना है? तो यह होगा लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। यानी कि लिफ्ट को अगर नीचे आने पर जो भार होता है वह शून्य होगा। आगे, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन और डायनमो से परिवर्तित होता है यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई, यानी 1 यूनिट। इसको निकालने के लिए जो यूनिट बराबर होता है 100 गुना 10 घंटा, यानी जितने घंटे जितना वाट, और घंटा को गुना करेंगे तो जो प्राप्त होगा, और 1 यूनिट बराबर डिनोट करते हैं वाट आवर से। आगे, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, और डायनमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। आगे है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा मापने के लिए ये मीटर का प्रयोग किया जाता है, और पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ मापन करने का उपकरण है। आगे, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? रंगों को अलग करने के लिए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारी जाती है तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिनमें सबसे ऊपर में लाल और नीचे में बैंगनी होता है, जिसमें लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी का कम, जबकि लाल का फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कम और बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है। और इनमें जो 7 रंग है, कुछ बैजानी पिनाला के नाम से आप याद रख सकते हैं। बैंगनी
बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी होती है वह 1/2 यानी कि 1 लेंस की क्षमता यानी डायोप्टर होती है। चुंबकीय एक सुई किस तरह संकेत करती है, किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है और यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश जो है यह प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है और ये पराबैंगनी किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। आगे, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? यह मिला प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। आइंस्टाइन जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या और इसके नियम के आविष्कार हेतु 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। और यूरेनियम धातु का उपयोग जो है नाभ के रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड गैस को छोड़कर। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? जो सुरक्षा फ्यूज में तार बनी होती है वह टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होता है और इसका गलनांक निम्न होता है तथा लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इसे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान नहीं होता। अतिचालन का लक्षण है। अतिचालन का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। अगर देखें यहाँ तो वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन H.K. ओनेस ने किया और उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप पर ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ध्यान रखेंगे पारे का विद्युत प्रतिरोध 4.2 केल्विन ताप पर शून्य होती है और यह पाया कि निम्न तापों पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाता है। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए उनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ध्यान रखना इन सभी पॉइंट को, अतिचालक में कोई भी ऊर्जा ह्रास नहीं होता है और वह विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है। विद्युत धारा प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचालन में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। अगला प्रश्न है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का अच्छा चालक है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर छोड़ें तो कमरे का ताप जो होती है वह बढ़ जाता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। यानी जो इस तरह से ऐसे
तो दो श्रृंग और दो गर्त के बीच की जो दूरी है वह कहलाता है तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्त होती है और इसी दूरी को ही तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ग्लास लेंस बने होते हैं उत्तल लेंस के, और यह दूरदृष्टि को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तु को यह स्पष्ट नहीं देख सकता, और इस दोष को उचित फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर पर सेकंड, और ध्वनि की वायु में वेग जो है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों में जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। यहाँ कुछ माध्यम दी गई है और ताप और उसके ध्वनि का वेग। शुष्क वायु में 0 डिग्री टेम्परेचर पर 332 मीटर पर सेकेंड, शुष्क वायु में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 346 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन का 1284 मीटर पर सेकेंड ध्वनि का वेग है और टेम्परेचर है 25। आसुत जल को 1498 मीटर पर सेकेंड, समुद्री जल 1531 मीटर पर सेकेंड, स्टील का होता है 5960 मीटर पर सेकेंड, एल्युमिनियम का 6420 जो कि सबसे ज़्यादा है, लोहा का 5950 और कांच, फ्लिंट कांच का 3980। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला लगता है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं। अतः आकाश जो है वह नीला प्रतीत होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और उसका आयतन भी न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। आगे, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? चंद्रमा से। जब महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है, जबकि द्रव्यमान नहीं। वेट उसका बदलेगा पर मास नहीं। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। सौर ऊर्जा निम्न में से किस से प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा प्राप्त होता है सूर्य से। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन से होती है, और इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी का लगभग 4.5 × 10⁻⁴
10⁻⁸ भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के द्वारा। रूस जो यूनाइटेड किंगडम था उस समय, सोवियत संघ वहां से। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। प्लूटो जो है जिसका वर्ष यानी समय सबसे ज्यादा है और जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 यानी 247.92 पृथ्वी वर्ष होता है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग होता है 8.5 मिनट यानी कि 500 सेकेंड के आसपास। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग समय 8.31 मिनट यानी 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड है। चूंकि निकटतम विकल्प 8.5 मिनट है इसलिए 8 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है। वही सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 150 गुना 10⁻7 किलोमीटर है और प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 किलोमीटर पर सेकेंड। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। बृहस्पति का औसत व्यास है 1,39,822 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा इनमें से जो है फास्ट वह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अन्य सभी बेसिक, सी, फॉर्ट्रैन, C++, ये सभी कंप्यूटर की भाषा होती है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? रोशनी के बल्बों में फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना। साधारणतः मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता और इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए होता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के रूप में। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच होता है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं और ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वह N प्रकार एवं P प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहर चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, जबकि सूर्य में जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? वायु में नोबल गैस नहीं होती है, वह है रेडॉन। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाई जाती है। आगे, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? बिजली की खपत का माप जो होता है वह वाट पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है यूरेनियम।
तांबा, एल्युमिनियम, चांदी और यूरेनियम में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238.08 होता है। अगला प्रश्न है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया? इनसैट 2A को छोड़ा गया था 1992 में 10 जुलाई को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे बीपीएससी घटना चक्र की पिछले साल और पिछले सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न फिजिक्स का। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। हमने पूरी कोशिश की है आपको सही समझाने और बताने की। अब आपकी बारी है। आप जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वहां पर दिए गए ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे, जहां आपको डेली पीडीएफ और डेली क्यूज कराई जाती है। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।